अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 27 रबीउल अव्वल है, 24 अक्टूबर और पीर की शाम है। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर व आफियत से होंगे। और आज सुबह से बल्कि आधी रात से ही जो खबरें हमें मिली बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार अरशद शरीफ साहब को कीनिया में शहीद कर दिया गया। उसके बाद बहुत सी जो क्या सराहियाँ हैं वो भी हम सुन रहे हैं और इसके हवाले से जो मज़म्मती बयानात हैं वो भी हमने कुछ देर पहले देखा हुकूमत की तरफ से, आईएसपीआर की तरफ से, इमरान खान इवन उनके घर में भी गए। लेकिन ये क्या वजूहात हैं, इसके पीछे पस मंज़र में क्या है? क्योंकि कुछ अरसा पहले खुद अरशद शरीफ साहब ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को एक खत लिखा था और उसके बाद जो उनके शुबहात थे या खतरात थे उनसे उनको आगाह किया था। और भी कुछ सहाफ़ी जिनके नाम उन्होंने लिए और आज भी हमारी पूरी कोशिश थी जबकि हमने जब ये प्रोग्राम तय किया सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार साबिर शाकिर साहब से भी हमने इस प्रोग्राम में बात करनी है। कोशिश करेंगे कि आज भी वो हमें दस्तयाब हों, लेकिन कल का जब से सानिया हुआ है उसके बाद से ज़रा मुश्किल लग रही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में वो हमारे साथ शामिल हो। लेकिन मेरे साथी मेज़बान आगा सैयद अली मूसवी वो मेरे साथ शामिल हैं मैनचेस्टर से ही वीडियो लाइन पे, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में, अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और साथ ही साथ जो है वो जो आपने एक बहुत बड़े सादे का भी ज़िक्र किया, अरशद शरीफ साहब यकीनन एक मज़बूत आवाज़, एक तवाना आवाज़, हक़ और सच और सदाकत की बात करने वाली एक आवाज़ को एक और दबा दिया गया और ये तसलसल है। इस पर पूरी कौम के साथ जो है वो ताज़ियत पेश करेंगे, पूरी कौम की खिदमत में और ख़ुसूसन अरशद शरीफ साहब की फैमिली की खिदमत में। बिल्कुल सही। और नाज़रीन इसी दौरान अज़ान मगरिब है 6:04 लंदन में, उस वक़्त हम एक ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँगे तो आप भी शामिल हो सकते हैं। यकीनन मौसी भाई इस किस्म के जो वाक़यात हैं, बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़यात और जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की और इस किस्म के जो दावे हैं हमारी तरफ से पहले तो ये हमें ये इसमें अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल उनके लिए कि उनको अपना वतन छोड़ना पड़ा। पहले तो ये जो एक माहौल बना वहाँ पे, इसके पीछे कौन-सी अवामिल कार फरमा हैं, इस पे भी बहस हो रही है हमारे मुल्क में और हम सब जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने रेजीम चेंज के हवाले से या एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से जो आवाज़ उठाई और किस तरह से फिर उन्होंने अभी पिछले दिनों जो उनका कुछ अरसे से वीलॉग्स का भी उन्होंने आगाज़ कर दिया था और जिस तरह से उन्होंने तोशाखाना मामलात में इमरान खान या सियासतदानों की बात हम सुनते हैं कि कोई इतने ले गया, कोई इतने ले गया, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ के जो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे होते हैं, उस दौरान उनको जो तहाइफ मिले, उस पर भी उन्होंने आवाज़ उठाई। तो बहुत सी ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से वो बहुत से जो हमारे ताकतवर वहाँ पर पाकिस्तान में इदारे हैं, उनकी गुड बुक्स में नहीं रहे थे। लेकिन क्या वजह है कि अगर कोई किसी की गुड बुक्स में नहीं रहा या उसने अपने एक राय पेश की है, अपना एक तज्ज़िया पेश किया है, अपना एक नज़रिया पेश किया है और अगर वो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो इसमें क्या वो ये मौत का हकदार है? क्या उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको रास्ते से हटा दिया जाए? क्या जमहूरी माशरों में या बल्कि किसी भी इंसानी अक़दार में जो भी लोग रहने और बसने वाले हैं, क्या इख्तिलाफ़ राय करने वालों को यही सज़ा दी जाती है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे मुल्क में कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? बहुत से सहाफ़ियों को हमने देखा कि ये तो एक बहुत बड़ा नाम था, जिसकी वजह से अब हुकूमत को भी और मुझसे भाई एक पॉइंट वो ये कि हुकूमत वक़्त जो है, वो हुकूमत वक़्त आज शहबाज शरीफ साहब ने भी इस चीज़ की मज़म्मत की और अफ़सोस का इज़हार किया और कीनियन सदर से उन्होंने फ़ोन पर बात की है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है जब हम हक़ाइक़ जानते हैं कि वो जब पाकिस्तान से दुबई आए, तो दुबई में यकीनन उनको एक पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और इन हालात में छोड़ना पड़ा कि कोई भी ये चाहता नहीं है। आप और हम सब बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी बैठे हैं, किस शिद्दत के साथ हम अपने वतन को याद करते हैं, मोहब्बत करते हैं और उनका तो रिकॉर्ड हमारे सामने, उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हमारे सामने कि किस तरह से वो कहीं भी अगर फ़ौजी एक्शन किया जा रहा है, फ़ौज और दहशतगर्दों के खिलाफ कोई जंग जारी है,
تو वहां पर पहुंचकर जवानों की हौसला अफजाई करना, उनकी फुटेजेस बनाना, और जहां पर इंडिया की कुछ हमले हुए, वहां पर अभिनंदन का जो वाकया हुआ वहां पर जाना, जहां पर दरख्त गिराया गया और इस किस्म के जो दावे किए गए, तो एक सच्चे प्योर एक मुहिब्बे वतन थे। लेकिन उनको जब वतन छोड़ना पड़ा, दुबई आ गए, चले वहीं उनका पीछा छोड़ दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन उनके जो आज बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब हैं, और उसके बाद फिर उनके सीनियर जो कलीग्स हैं, वो भी इस चीज का इजहार कर रहे हैं। और ये काबिल मजम्मत है कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से फिर यूएई हुकूमत पे दबाव डाला गया कि अरशद शरीफ को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि पाकिस्तानी हुकूमत को इसमें क्या जरूरत थी, या वो क्यों उनकी आवाज बंद करना चाहती थी कि उन्होंने मुतालबा कर दिया, अपना सरसुख इस्तेमाल किया कि वो अरशद शरीफ को यूएई से वापस डिपोर्ट कर दे। लेकिन वो यूएई की हुकूमत की मेहरबानी कह लें, या पता नहीं उनकी किस्मत में आगे क्या लिखा था, कि उन्होंने उनको पाकिस्तान डिपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ घंटों का अल्टीमेटम अरशद शरीफ साहब को दे दिया कि वो मुल्क छोड़ के कहीं और चले जाएं। और फिर उनके पास बताया जाता है, उनके करीबी रुफ़का बताते हैं कि उनके पास किसी और मुल्क का वीजा नहीं था। वो अमेरिका, कनाडा, यूरोप के किसी मुल्क में आ सकते थे, लेकिन उनका ये ज़हन में नहीं था कि उनको ऐसे वतन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पेशावर एयरपोर्ट से अचानक उनको छोड़ना पड़ा। और ये भी बताया जाता है कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि अपने घर वालों के प्रेशर की वजह से, क्योंकि वो एक वालिद भी थे, एक बेटे भी थे, और उनके घर के जो हालात हमने देखे, उनके वालिद एक सडन डेथ उनकी हो गई, उनके भाई जो हैं वो वाना में ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए, फौजी थे वो। तो एक ऐसे सिनारियो में शायद उनके घर वालों का ऐसा प्रेशर था कि एक ही कफील घर में, तो उनको उन्होंने दुबई मुंतकिल होने पे मजबूर किया, वो हुए। लेकिन हमारी हुकूमत वक्त ने उनको मजबूर कर दिया कि वो दुबई से भी कहीं ना कहीं और निकल जाएं, और उनको मजबूरन कीनिया जाना पड़ा। और कीनिया का बताया जाता है कि पाकिस्तानी पुलिस या कीनियन पुलिस या पाकिस्तानी हालात और कीनिया के हालात जो हैं वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। जो वहां पर दहशतगर्दी है, जो गैर कानूनी तौर पे वहां पर मारा मारी है, हम सब वो देखते हैं कि कीनिया और पाकिस्तान मिलते जुलते हैं। कीनियन पुलिस की क्या मुतजाद बयानात थे, आगे चल के बात करेंगे। लेकिन मुसीब भाई, आप क्या फरमाएंगे सारे मामला? क्या फरमाने हैं फारूक भाई कि एक जंगल का कानून है। हाँ। जिस नजरिए के तहत पाकिस्तान को बनाया गया था, पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया था, जिस नजरिए के तहत, वो नजरिया बिल्कुल पाकिस्तान से हुनका हो चुका है, मफकूद हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसका नामो निशान भी इस वक्त बाकी नहीं। यानी जिन आप बनाना रिपब्लिक मिसालें दिया करते थे, जहाँ जंगल का कानून है, जहाँ इंसानियत नहीं है, वहां पर यानी उन जगहों पर भी पाकिस्तानी पहुंचे हुए हैं अमान हासिल करने के लिए, उन जगहों पर भी। तो यानी आप इखलाकी इक़दार से, दीनी इक़दार से, सोसाइटी के कल्चरल इस कदर पस्त हो चुका है कि मेरी आवाज साफ आ रही है? जी जी, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, तो ये सारा मामला है। देखिए, अरशद शरीफ साहब की जहां तक बात थी कि जिस तरह से आपने कहा कि वो दुबई चले गए, उनकी जान छोड़ देते, तो मैं समझता हूं कि मामला अरशद शरीफ से नहीं था। मामला अरशद शरीफ की उस सोच से था, जो सोच इनको बरहना कर रही थी, जो सोच जिस डॉक्यूमेंट्री पे वो काम कर रहे थे और जो सबूत पूरी दुनिया के सामने देते, वो सोच से खतरा था। अरशद शरीफ से क्या खतरा हो सकता है? अरशद शरीफ दुबई चले जाएं, अरशद शरीफ दुनिया में कहीं और चले जाएं, अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ना अरशद शरीफ के लिए, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी कि अरशद शरीफ जो है वो पाकिस्तान से चले जाएं। नहीं, अरशद शरीफ अपनी सोच छोड़ दे, तो अरशद शरीफ ने मुल्क छोड़ा, सोच तो नहीं छोड़ी। तो हाँ अगर वो, तो इसलिए उनका पीछा कीनिया तक किया गया। और कीनिया वो जगह है कि जिसके बारे में मालूम है आपको कि वहां से पाकिस्तान का जो है वो वीजा है नहीं, और लोग बासानी वहां पर ऑन अराइवल चले जाते हैं। और वहां पर जो है वो बाकायदा सरकारी तौर पर वहां इतना बदतरीन मामला है कि वहां पर पैसे दे के और वहां पर सरकारी एहलकारों से भी ये काम कराए जाते हैं। इस मामले में मशहूर है वो, साफी साफी दुनिया के अंदर ये बात मशहूर है। मेरा तजर्बा नहीं है इस हवाले से कोई, ना मैं वसूख से कह सकता हूँ, मैं वो बात कह रहा हूँ जो साफी दुनिया के अंदर मशहूर है, तो लोग कीनिया को इस नाम से जानते हैं। तो अब आप देखें ना कि बात अरशद शरीफ की यहाँ नहीं है, बात सोच की है। अगर वो सोच खत्म कर देते, यानी कि आप तागूत के सामने कॉम्प्रोमाइज कर लें, सरेंडर कर जाएं, और उनसे अंदरूने खाना बात कर लें और मामलात को रोक दें, तो आप आराम से दंदनाते हुए फिरें।
آپ نے توشہ خانہ سے کروڑوں کی چیزیں ہزاروں میں دے کے اور لے لی ہوں، لاکھوں کے اندر لے لی ہوں، آپ اٹھا کر جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ گاڑیاں لے گئے ہو، کچھ بھی لے گئے ہو، آپ کے سارے کیس معاف ہیں اگر آپ طاقتور جو معاملات ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کی پوری چین صحیح ہے. اور اگر آپ سامنے کھڑے ہو کے ٹکر لیتے ہیں تو آپ دبئی جائیں تو آپ کو دبئی سے ملک بدری کا سامنا ہے، آپ وہاں سے کینیا جائیں تو کینیا میں آپ کے اوپر جان لیوا حملہ ہو جائے گا، تو آپ کو امان نہیں ہے کوئی. تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پورا ایک مافیا کام کر رہا ہے، اور پاکستان کو جس طرح آکٹوپس جکڑتا ہے نا، اس طرح سے پاکستان کو جکڑا گیا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں سامنے فرنٹ کے اوپر چند چہرے ہیں، یہ چند چہرے نہیں ہیں، یہ پوری ایک مافیا ہے، جی پوری مافیا جی جس نے ملک کو جکڑا ہوا ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور یہ مصطفی بھائی یہ جو مافیا ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اگر پروڈیوسر صاحب ابھی ہے 10-12 منٹ اذان میں، تو اگر نمبر لگا دے ٹیلی فون لائنز کھول دیں تو ناظرین آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. دنیا بھر میں جو بھی پاکستانی ہیں یقیناً اس واقعے کے اوپر بہت ہی رنجیدہ ہیں، افسوسناک صورتحال ہے، لیکن ایسا پہلی بار ہوا نہیں. اب افسوس کی بات کہ اس کا کوئی آگے اس کے ہم کہتے تو ہیں کہ شاید اس کی شفاف تحقیقات ہوں گی، لیکن ہم نے تو کہاں لیاقت علی خان سے شروع کریں اور آج کل جو ثانیہ ہوا وہاں تک دیکھ لیں کہ کیا تحقیقات ہوئی ہیں، یو این او، اسکاٹ لینڈ یارڈ، اور کہاں کہاں سے جو قائد ہے وہ اعظم تفتیشیں محمد نہیں علی ہوتی رہی. جناح کو قائد خراب اعظم ایمبولینس بھیجنے کی تحقیقات آج تک نہ ہوئی تو نہیں ارشد ہوئی. شریف صاحب کی طرف ہوگی. بالکل صحیح. لیکن آج کے اس دور میں اب یہ ہے کہ جو آواز انہوں نے یا جو شمع انہوں نے جلائی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا جو خون ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا. ان کی جو آواز ہے یا اس میں غم و شدت، یقیناً جو مافیا کی جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں، عموماً ان کو کہا جاتا تھا، یا ایک کچھ ایسے صحافی بھی تھے خاص طور پہ جس چینل سے وہ منسلک رہے ہیں، تو ان کو کہا جاتا تھا یہ تو ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک چینل ہے، یا یہ بڑی بس یہ اسٹیبلشمنٹ کے دھڑے کی بات کرتے ہیں، فوجیوں کی بات کرتے ہیں، جرنیلوں کی بات کرتے ہیں. لیکن ایک موقع پہ جب ہمیں ایک تاثر یہی جاتا تھا کہ ہاں شاید اس میں کافی سچائی ہے، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جب یہ رجیم چینج ہوا، اور جب عمران ریاض ہو گئے یا صابر شاکر ہو گئے یا یہ ارشد شریف صاحب ہو گئے، ان کا جب یہ اختلاف ایک نظریاتی جب انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے بارے میں ہمیں بریفنگ دیتے رہے ہیں یہی اعلیٰ حکام کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ ملک Yeah. فروخت کرنے والے ہیں، انہی کے ہاتھ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اب یہ ان کے حوالے ان کے سپورٹ یہ ملک کرنے جا رہے ہیں، بلکہ کر Yeah. دیا ہے، تو اس پر ایک صحافی، ایک جرنلسٹ، ایک محب وطن جو پاکستانی ہے وہ یہ سوال تو اٹھائے گا نا بھائی، کہ جن کے بارے میں آپ ہمیں یہ کہتے رہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ملک کا یہ جو بیڑا غرق ہوا ہے یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، اور آج Yeah. آپ ان کو ملک حوالے کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ اس سوال کو اٹھانے پہ ان کو ملک چھوڑنا پڑا، اور صحافیوں کو ملک چھوڑنا پڑا، کئیوں پہ تشدد ہوا، کئیوں کی گرفتاریاں ہوئیں. ایون 70-75 سالہ ایاز امیر صاحب جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، سابقہ MNA ہیں، ان کو کس Yeah. طرح سے تشدد کا نشانہ بنا. اور کل پرسوں ایک KP کے MNA ہیں، ان کو اس طرح سے ایسے گلے میں وہ تختی ڈالی ہوئی ہے، اور وہ ایسے پیش کر رہے ہیں کہ شاید ان سے وہ کیا برآمد ہو گیا، اور دہشت گردی، یعنی توہین. اور ان کی اس قسم کی ایک سوچ پاکستان پہ حاوی ہو چکی ہے کہ جو بھی ان کو یس کے ساتھ یس نہیں کہے گا وہ ان کو سبق سکھانے پہ تلے ہیں، وہ ان کو اپنا جو ہے محکوم بنانے پہ تلے ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک شدت کے ساتھ ایک جنگ جاری ہے، اور جس میں ابھی تک وہ سامراج، یا ابھی تک وہ ٹولہ، ابھی تک وہ مافیا، وہ اپنے ارادوں میں وہ کامیاب نظر آ رہا ہے. کس حد تک دیکھنے جلسے بھی ہو گئے، عمران خان نے آواز بھی بلند کر لی، ضمنی الیکشن بھی جیت لیے، لوگوں کو جمع بھی کیا جاتا ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں آئیں بھائی لانگ مارچ کریں. 25 مئی میں بھی وہ ایک تیار تھے کہ سیدھی گولی چلائیں، اب بھی وہ کہتے ہیں کہ آؤ بھائی اسلام آباد آؤ. رانا ثناءاللہ جیسا بندہ انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، فری ہینڈ دیا ہوا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بے شک عوام کو گولیاں کھانی پڑے فوج کی، آئیں. تو یہ اس قسم کا وہ اپنا ایک جو ایک جسے کہتا نا پنجہ جو گاڑا ہوا ہے پاکستان کے اوپر کئی دہائیوں سے، اس پنجے کو لوز نہیں کرنا چاہ رہے. اس کے لیے وہ کیا سے کیا کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک ملک چھڑوا دیا، کینیا وہ گیا ہے. اگر وی لاگس کے یا آپ کو جیسے آپ نے بتایا وہ کوئی کچھ مزید شواہد لانے والے تھے،
तो उसको जी, रोकने डॉक्यूमेंट्री के लिए बिहाइंड द डोर, आपने, जी हाँ, बिहाइंड तो द डोर पे उसको काम हो रही है। रोकने के लिए आपने उसको दुनिया से ही अगर भेज दिया, तो ये कार्रवाई या ये जो एक उनकी जिद्दोजहद है, ये रायगा नहीं जाएगी। असल में ये शहीद का जो खून है, वो इतना ऐसा नहीं होता है कि उसका कोई असर ना हो। देर बदेर हो सकती है, कुछ डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल खामोश हो जाए। उनके खून के छींटे जो हैं, वो हमारी कौम को जगाने के लिए काफी है, मैं समझता अच्छा, इसमें इसमें फारूक भाई देखने वाली बात ये है कि आखिर अवाम, असल चीज है अवाम, कुव्वत और हूँ। ताकत का सर चश्मा है अवाम। अवाम कब जी, जागेगी? अवाम जी कब हाँ, जागेगी? अगर हम अभी भी राय सुनते हैं कि नहीं जी ये हुकूमत जो है वो बहुत उम्दा हुकूमत है और इमरान खान ऐसा था और वैसा था, तो आप समझ जाएंगे अभी और पता नहीं कितने अरशद शरीफ जो है वो कुर्बान होने हैं। जी हाँ, तो इस जी हाँ, बात को आप समझ जाएं। अगर लोगों में तब्दीली आ जाए और लोग समझ जाएं कि भाई वो जिसको हुकूमत समझ रहे हैं हुकूमत नहीं है, ये तमाम माफियाज स्टाइल है और ये पूरी एक माफिया है जो कि एक छोटी माफिया बड़ी माफिया को फैसिलिटेट करती है, बड़ी वाली जो है वो उसके जो उससे ऊपर होते हैं उनके लिए काम करते हैं और एक दूसरे को ये तमाम माफियाज आपस में डील करती हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कुछ माफियाज के कंट्रोल में है, बड़ी माफिया उससे छोटी। आपने देखा कि पुलिस बामुकाबला पुलिस इस्लामाबाद में हुआ, पेशावर की पुलिस पे हमला ओह! किया। आप पता देख लें, देख लें। पूरी दुनिया में होता जी, नहीं, पूरी दुनिया में वाक़ई। होता है वो भी सरकारी। आप जब आप लोगों को कानून बताते हैं कि जी मैं वर्दी में था, आपने मेरे वर्दी में हाथ डाला है, इसकी सजा ये हाँ, है। हाँ, हाँ। उसके बाजू पर भी पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है, वो चूंकि पेशावर से आया है तो उसके ऊपर इस्लामाबाद की पुलिस मार रही है उसको। यानी ये फ्री जो हैंड दिया ना, आपने, जी हाँ, एक बनाना फ्री रिपब्लिक हैंड दिया। बनाया है। हाँ, ये जो आपने एक अमेज़न का जंगल बना के छोड़ा है इसको, तो ये सारे जो मामलात हैं, ये बहुत ही पस्ती की जानिब इसको लेके आ रहे हैं। इससे इखलाकी गिरावट जो पैदा हो जाती है ना माशरे के अंदर, लोग भूल जाते हैं कि मतलब हुकूमत का स्ट्रक्चर क्या होता है। लोग समझते हैं कि अब हमारी बारी आई, हम ये करेंगे। क्योंकि वो इतने पके में बैठे होते हैं, वो अपनी बारी का वेट करते हैं। तो वो एक निज़ाम, ऐसी जगह निज़ाम तबाह हो जाता है। तो इसको ये वाह! बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत निज़ाम खराब किया जा रहा है कि इतना जी जुल्म हाँ, कर दो कि जब दूसरे की बारी है तो वो भी कवायद भूल जाए। तो एक निज़ाम खत्म हो जाए एक जगह से। मतलब थाना भी बिल्कुल, कोई और चीज़ बल्कि होती है, ख़त्म, कोई चीज़ होती है। वही बात कि कर चुके हैं, ख़त्म निज़ाम तो जी हाँ, देखें, वो अपने हाथ में है, किस तरह से किसी को भी। अब हम वो जैसे जब भी भुट्टो साहब की उसकी फांसी के दिन आते हैं, कोई ऐसे प्रोग्राम करते हैं ना, मुझे याद है कि उस दौर की अखबारात उठा के देख लें, ऐसी शायद सुर्खियां थी कि भुट्टो के घर से मुल्क के टुकड़ों का वो कोई जो है नक्शा बरामद हुआ है, मुल्क दुश्मनी के जो बहुत से राज बरामद हुए, उस वक्त के मीडिया में इस किस्म की खबरें दी गई। और वही बात ये जो अब मियां साहब 99 में जब हटाया गया, बड़ी बड़ी शायद सुर्खियां आप देख रहे हैं किस तरह से। और लेकिन उन्हीं लोगों को फिर जब दोबारा वो लाए हैं और किस तरह से वो झाड़ पोंछ करके दोबारा उनको इक़्तिदार दे दिया, वही तो। ये अजीबो गरीब सूरत हाल है। जिनापुर आपके सामने है, एक फर्जी जी कहानी, ना, पूरी दास्तान, जी हाँ, ठीक है जी ना? हाँ। उसके बाद खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि जो तो हमने बनाया था बैठ के, ऐसा कुछ था ही नहीं। हाँ, तो और अगर ये जो हकीकत है तो आप चीज़ें सामने लाएं। सिर्फ ब्लैकमेलिंग सामने के लिए आप किसी, अब ये जैसे इमरान खान के ऊपर है, जी ये केस है वो केस है, अगर हकीकत है तो आप सामने लाएं और उनको सजा दें। ये क्या है कि आप उसको बस एक वीक पॉइंट आप उसको रख लें और बवक्ते जरूरत काम आने की आप उस जो है फार्मूले के तहत जब भी निकालना चाहे निकाल लें। मैं वो याद आ गया मुसीफ भाई, मैं पिछले कुछ अर्सा पहले जब सरकारी टीवी पे थे, तो वहां पर एक होती है वीटीआर लाइब्रेरी होती है, पुरानी वीडियोस की लाइब्रेरी है। तो उसमें एक रैक बने हुए थे। एक रैक था कि ये जब बेनजीर का दौर आएगा तो हमने क्या चलाना है, यानी जो अपोजिट था नवाज शरीफ के, इनकी चोरी चकारी, वो सारे शवायद थे। और एक रैक था पीपल्स पार्टी वालों की चोरी का, कि जब मियां साहिबान की हुकूमत आएगी फिर जाहिर है उनको वो जरूरत पड़ेगी। तो माशाल्लाह संभाल के रखे हुए सारी फाइलें, वो रहमान मलक साहब महरूम जो हैं वो इतने इतने फाइलें दिखाते रहे कि ये चोरी ये चोरी ये चोरी। लेकिन आज बिलावल साहब उन्हीं के वजीर खारजा हैं, हम नवाला हम प्याला, खामोशी के साथ जिए भुट्टो भी जी, हो रहा है। और जियाउल हक की जो बाकियात हैं वो भी माशाल्लाह किस तरह से विराजमान है। बल्कि जियाउल हक से याद है उनके बेटे एजाजुल हक का बयान आपने सुना कि किस तरह डिग्गी कार की डिग्गी में बैठ के शहबाज जी, शरीफ जी, साहब जो हैं वो जीएचक्यू जाते रहे। तो वो ये चीजें वोट हैं पे जाते अजीबो हैं। गरीब है। जी हाँ, किसी ने जी हाँ, बड़ी मजाकिया पोस्ट लगाई हुई थी कि दिखाया हुआ था रेगिस्तान
ایک طرف اور ایک طرف ڈیولپ شہر، اس پر لکھا ہوا تھا ڈیولپ جو شہر تھا اس پہ لکھا ہوا تھا کراچی، نیچے ریگستان پر لکھا ہوا تھا UAE. پھر لکھا ہوا تھا پھر کیا ہوا کہ ایک جگہ سے تیل نکل آیا اور دوسری جگہ سے بھٹو برآمد ہو گیا. تو حالانکہ بھٹو صاحب ایک اپنی جگہ ہو محترم ہے، اس میں جو بھٹو کا نام کیش کر رہے ہیں کہ جی زندہ ہے، انہوں نے بھٹو زندہ ہے، جنہوں نے بھٹو کو اپنے حساب سے زندہ رکھا ہوا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر وہ ڈیولپمنٹ ختم ہو گئی. آج آپ جا کر دیکھیں، آپ کا صنعتی جو آپ کا ایک پورا معاشی ہب تھا وہ تباہ ہو چکا ہے، اور آپ کی بڑی بڑی جو بزنس کمیونٹیز ہیں وہ نکل کے جا رہی ہیں. یہاں تک یوں سمجھ لیں، آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ بعض جگہیں ایسی ہیں جارڈن تک میں جا کے انہوں نے جو ہے وہاں پر فیکٹریز ڈال دی ہیں. یعنی عموماً لوگ بنگلہ دیش یا آپ کے UAE یا آپ کے اور عرب کنٹریز میں جاتے تھے. جارڈن جیسی جگہ پر، یعنی بالکل اسرائیل کے دامن میں، وہاں تک یعنی اتنے عاجز ہیں لوگ، جس کو جہاں پر موقع مل رہا ہے، جو ایک انڈسٹریل زون ان کے لیے ہیلپ کر رہا ہے، ان کو الیکٹرکسٹی وغیرہ میں چھوٹ دے رہا ہے، وہ وہاں پہ جا کے کام کر رہا ہے. اب یہ جو ہماری کے لیبر بے روزگار ہو رہی ہے، یہ کہاں جا رہی ہے؟ یہ زندہ باد اور مرد آباد کر رہی ہے. یہ صحیح ایک بات. پلیٹ بریانی پر ووٹ دینے کو تیار ہے، یہ حشر کر کے چھوڑا. جی ہاں، جی ہاں. اور یقیناً ہماری کوشش ہوگی کہ کوئی سینئر صحافی، خاص طور پہ صابر شاکر صاحب جو ان کے ساتھی بھی رہے ہیں، پہلے ہماری کمٹمنٹ ہوئی تھی کل کے آنے سے پہلے، لیکن کل کے بعد سے پھر یقیناً ان کی مصروفیات یا ان کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ تھوڑی الگ ہوگی، وہ شاید پروگرام میں نہیں آنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن ان سے پوچھ لیتے ہیں. ابھی 1 گھنٹہ ہے ہمارے پاس. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جو ان کے بیرسٹر شعیب رزاق صاحب کے بقول، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک جوڈیشل کمیشن کے بنانے کی بھی ایک درخواست دی ہے. تو یہ کمیشن، کمیٹیاں، یہ کورٹ، یہ کچہریاں، یہ ہمارے یہاں کس کو ابھی تک انصاف ملا ہے 75 سالوں میں جو ان کو مل جائے گا؟ لیکن اس کے بعد جو ہے جو صورتحال عوام کے اندر، یہ جو غم اور دکھ ہے یا جو زخم ہے، یہ یقیناً یہ یاد رکھنے والا ہے، اس کو بھولنے والا نہیں ہے. اور اگر بھلا دیا گیا خدا نخواستہ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ظلم ہوگا اپنے آپ کے اوپر. عوام ابھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے. جی اسی جی وجہ سے غاصبین اور دوسرے لوگوں کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے. یہ عوام ابھی بھی نہیں سمجھ رہی. جی پاکستان کی تو عوام اپنی طرف، جو یہاں آپ کے یہاں رہ رہے ہیں، جو دور سے بیٹھ کے دیکھیں، دور کا ویژن الگ ہوتا ہے نا. جی آپ اندر ہو جی جی اور وہاں پر چاروں سائڈ سے افتاد نازل ہو رہی ہوں، وہ ویژن نہیں ہوگا جو آپ دور سے بیٹھ کے سب کو دیکھیں گے. تو حیرت مجھے یہاں پر ہے کہ لوگ یہاں سے بیٹھ کر ظالمین کی حمایت کرتے ہیں. ان کو ظالم اور مظلوم میں فرق کی تمیز نہیں ہوتی، یا بروں میں کم برے اور زیادہ برے کی بھی تمیز نہیں ہوتی، جس طرح سے کم اچھے اور زیادہ اچھے کی تمیز نہیں رکھتے. تو یہ جو معاملات ہیں، تو پاکستان کی تو بات ہی الگ ہے. جو دور بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بھی ابھی آنکھوں کے اندر اتنا کوڑا پن ہے، اتنا صفائی نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکیں. تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. جب عوام ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، عوام ایک پیج پر آ جائے گی، چوروں کا راستہ بند ہو جائے گا. وہ نہیں آ رہی ہے. اور اس میں ہماری ایک سطحی سوچ ہے نا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پوائنٹ آف ویو ہے، کوئی نظریہ، اذان کا وقت ہوا چاہ رہا ہے، لیکن واپس آ کے انشاءاللہ اس بات کو کنٹینیو رکھیں گے. اور ناظرین، آپ کی بھی ہم کالز کھولیں گے. لندن میں اذان کا وقت ہے، اذان کے بعد